बहुत स्वागत। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सीधे लिए चलेंगे आपको दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ITPO कॉम्प्लेक्स पहुंचे हुए हैं, विधिवत पूजा अर्चना, और इसके बाद ये श्रम का सम्मान है, ये श्रमजीवियों का सम्मान है, ये श्रम और निष्ठा का सम्मान है, ये कर्मयोगी द्वारा श्रमयोगियों को किया जा रहा अभिवादन है, ये समूचे राष्ट्र का कृतज्ञता ज्ञापन है जो हमारे अट्टालिकाओं को, हमारे प्रासादों को, हमारे भविष्य के सपनों को, हमारे बड़े बड़े डैम को, हमारे ITPO कॉम्प्लेक्स को, हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को बनाते हैं। ये हमारे ऐसे श्रम साधक हैं जो अपने पसीने से, अपने जीवन के प्रत्येक कर्म से इस राष्ट्र के निर्माण की एक एक ईंट को और ज्यादा सुसज्जित करते हैं और ज्यादा मजबूत करते हैं। निश्चित तौर से यह कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये पौरुष है, ये श्रम है, ये साधना ही है जो कि व्यक्ति को सफलता प्रदान कराती है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति के मुख में स्वयं मृग नहीं पहुंचता है, कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग नहीं पहुंचता है। ऐसी अनेक सूक्तियां हमारे सुभाषितान में कही गई हैं, अनेक सूक्तियां ऐसी कही गई हैं जो हमें प्राण प्रण से हमेशा परिश्रम करने की प्रेरणा देती हैं, और यह श्रम और यह परिश्रम ही सफलता के नए सोपान बनाता है। और इन्हीं श्रमजीवियों ने मूर्त रूप दिया है उस कल्पना को जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि भारत में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए, एग्जीबिशन सेंटर होना चाहिए, और कैसे उसको भारत की संस्कृति और परंपरा के साथ जोड़ते हुए इस भवन का निर्माण किया गया होगा। इन्हीं श्रमजीवियों ने उसे मूर्त रूप देने का काम किया। चाहे वो शंख की आकृति में मुख्य भवन के निर्माण की बात हो, जिसके केंद्र में विश्व के भरण पोषण की धारणा स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि शंखध्वनि हमारी परंपरा में शांति और धर्म स्थापना की प्रक्रिया का एक प्रारंभ माना जाता है। पंच महाभूत की अवधारणा को दिखाता हुआ जो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम और हमारे प्रकृति के प्रति समर्पण को दिखाता है। भारत की कलाकृतियां हो या फिर ट्राइबल आर्ट्स की झलकियां, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की झलक आपको जरूर दिखाई देगी नई दिल्ली के इस नए ITPO कॉम्प्लेक्स में। जब आप जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समारोहों का हिस्सा बनेंगे, तो आपको देश के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकृतियां हैं, जो वहां की संस्कृतियां हैं, वो भी छवियों के रूप में अपने आप को आपके साथ जोड़ते हुए नजर आएंगी, आपको आकर्षित करते हुए नजर आएंगी। और यकीन मानिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उसकी संस्कृति की पहचान के रूप में ही देखा जाता है। भारत को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ बने एक महान लोकतांत्रिक देश के रूप में ही देखा जाता है। भारत की संस्कृति और योग और जो उसकी कलाएं हैं वो उसकी आत्मा है, उसका मूल है। और उसके साथ में जब विदेशी पर्यटकों, मेहमानों को या फिर जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि भारत वो कहता भी है, जो कहता है विश्व स्तर पर उसको करके दिखाता है। और जब वो ऐसे भवनों को भी राष्ट्र को समर्पित करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिसरों को, तो उसमें भी भारत की संस्कृति के साथ वो सारे के सारे संदेश स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया के लिए होते हैं, जो बड़े बड़े सम्मेलनों में कागजों पर नजर आते हैं, जिन पर हस्ताक्षर कई राष्ट्रों के होते हैं, लेकिन वो जमीन पर दिखते नहीं हैं, वो सिर्फ कागजों में सिमटे रह जाते हैं। उनको किस तरह से आप जमीन पर आते हुए, दिखाते हुए नजर आते हैं, वही भारत को दूसरे राष्ट्रों से अलग करता है। और इस तरह आप इस वक्त देख रहे हैं वो भव्य तस्वीरें देश के पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर की ITPO कॉम्प्लेक्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, श्रमजीवियों का अभिवादन किया, श्रमजीवियों का सम्मान किया, और प्रगति मैदान में नए ITPO कॉम्प्लेक्स के पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से वैदिक परंपरा के साथ मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, अभ्यर्थना की, राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और प्रगाढ़ किया। प्रगति मैदान के नए ITPO कॉम्प्लेक्स के इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निर्विघ्नमस्तु।
ओम नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय गुरुशुक्रशनिभ्यश्चरायां पुण्यायां शुभपुण्यमहातिथौ अस्य यजमानस्य मम कश्यपगोत्रोद्भवस्य। तो लगातार इस बड़े आयोजन पर नजर बनी रहेगी, लेकिन इस वक्त सुकमा से बड़ी खबर मिल रही है। NH30 राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर अचानक पानी आया और भाजपा कार्यालय समेत कई घरों में पानी घुस गया। अभी भी लगातार ये पानी बढ़ता जा रहा है और पानी बढ़ने से लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। अचानक ऊपर का पानी वहाँ पर दो तालाब है, वो फुल होने की वजह से यहाँ पर अचानक सुबह 2 घंटा पहले यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। क्योंकि नगर पालिका टीम और पुलिस प्रशासन एवं नगर सैनिक की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और उस साइड मेरे राइट साइड में जहाँ देख सकते हैं वहाँ पर पानी ज़्यादा भरा है, तो वन साइड कर दिए हैं और 1-2 घंटे में पानी कम हो जाए। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाली उफान पर है और यही वजह है कि आज सुबह 6 बजे जिला मुख्यालय में भारी मात्रा में पानी सड़क पे आ गया और ये सड़क आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और सड़क जो इस वक्त तालाब में तब्दील हो गया है और यहाँ पर कुछ घरों में पानी भी घुस गया है। जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये मुख्य सड़क का ये घर है, यहाँ पर जो है पानी घुसने ही वाला है घर के भीतर। बताया जाता है कि सुबह 6 बजे से पानी जो है नाले का पानी सड़क पर आना शुरू हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे पानी का जल स्तर बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते पानी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि अब पानी घरों के अंदर घुस रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। ये सड़क का एक हिस्सा है और सड़क का एक दूसरा हिस्सा उस ओर है जहां पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक का आना जाना उस सड़क से। हालांकि ये जो है मुख्य सड़क है, ये NH30 है और यहाँ ये जो है आवागमन का मुख्य जगह है। सुबह से लोग आना जाना करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर घरों के आगे पानी है, यहाँ दुकान भी है और दुकानों के आगे पानी है और किसी भी वक्त पानी घरों के भीतर घुस सकता है और काफी नुकसान हो सकता है। साथ साथ जिला प्रशासन, नगर पालिका की टीम और पुलिस यहाँ पर तैनात है और पानी की निकासी को जो है कोशिशें लगातार जारी है कि आखिरकार पानी की निकासी कैसे हो। और यही सुबह से प्रयास किया जा रहा है कि पानी की निकासी कैसे हो और लोगों को राहत कैसे मिले, क्योंकि सभी नदी इस वक्त उफान पर है, जिसके कारण ये पानी नदी में डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर करीब 1 दर्जन घर प्रभावित हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो है दुकानें भी प्रभावित हो रहे हैं। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा। और सहयोगी सतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, विस्तार से बताएं फिलहाल क्या स्थिति, और ऐसा लगता है मुसीबत अभी कम नहीं होगी क्योंकि पानी को लेकर अलर्ट लगातार जारी है। चलिए हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और शहर में लगातार पानी बढ़ रहा है। कल सुबह से बारिश का जो सिलसिला, जो लगातार बारिश का सिलसिला है, उसके चलते सुबह से अचानक से जलस्तर बढ़ा और ये बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक आ गया है। शबरी नदी गोदावरी की सहायक है, वो सुकमा के करीब है। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या बारिश के दिनों में शबरी के चलते बढ़ती है। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर, सोन डायवर्शन बांध जर्जर हो गया है। इस बांध में कई जगह से रिसाव लगातार हो रहा है। बांध में रिसाव के चलते लोगों की चिंता बढ़ गई है। लगातार बारिश के चलते डैम में पानी आता जा रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सोन डायवर्शन बांध, ये बांध जर्जर भी हो चुका है, पुराना ये हो चुका है। कई जगह से इसमें रिसाव हो रहा है। इसमें रिसाव के चलते लोग चिंता में हैं कि अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो क्या हालत होगी। नहीं, विभाग के संज्ञान में बात है। इसके लिए हमको शासन से प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। टीएस प्रकरण बनाने की कार्रवाई चल रही है। जैसे टीएस होगा निविदा मस्ती करके इसका माने दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसमें लाइनिंग का भी है नहर की, तो नहर की लाइनिंग भी टूटी है, तो उसको भी ठीक कराया जाए।
इसके लिए आवेदन किया गया है। सवाल यह है कि ये कब किया जाएगा। सहयोगी सुबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबीर के पास हम आपको लिए चलेंगे। सुबीर आपको नजर आ रहे होंगे। सुबीर, ये चिंताजनक है, बांध से इस तरह से पानी का रिसाव होना। क्या कुछ अपडेट है? अभी हमने अधिकारी को भी सुना, ये कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा, ये कर लिया। प्रेजेंट टेंस में कुछ भी नहीं है। सुबीर, जी ललित, बताना चाहूंगा कि ये जो सोन डाइवर्सन, लोअर सोन डाइवर्सन है, जिले में जो 40 किलोमीटर का बहता हुआ सोन है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ यहीं पे बहता है। और ये इस परियोजना को यहाँ के किसानों के सिंचाई के लिए ही परियोजना को सामने लाया गया था और उसके तहत 5 से 6 डैम का जो निर्माण है सोन में किया गया था। और जो लगभग 22 साल पुराना जो बांध है उसमें 4-5 सालों से, पिछले 4-5 सालों से लोगों का कहना है कि जो मेंटेनेंस के नाम पे लाखों रुपए आते हैं, विभाग मेंटेनेंस के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं करती है। और मेंटेनेंस ना होने के कारण लगातार उन जो बांध है, बांधों में दरारें आ रही हैं। दरारों के साथ जो एम्बेसमेंट, उनके जो वाल है, वहां से पानी का रिसाव हो रहा है। और इस रिसाव के चलते जो आसपास के किसान हैं उनमें अब चिंता का भाव देखने को मिलता है। और किसान बार बार ये शिकायतें करते हैं कि ये जो पानी, जो लगातार जो बारिश हो रही है, उसके बाद जो पानी का दबाव बन रहा है, उसके बाद पानी के दबाव से कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है, डैम को नुकसान पहुंच सकता है। और आसपास जो खेत है, उन खेतों को एक बड़ा नुकसान हो सकता है डैम के टूटने या पानी के बाहर आने से। जी ललित जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुबीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुबीर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब रायपुर से बड़ी खबर, संविदा कर्मचारियों को सरकार का अल्टीमेटम, नौकरी पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है और अगर काम पर नहीं लौटे तो होगी कड़ी कार्रवाई। एस्मा और सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई होगी। सरकार ने तत्काल नौकरी ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे। और ममता, एक तरफ घुटनों के बल प्रदर्शन, दूसरी तरफ सरकार का अल्टीमेटम, इन सब के बीच क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल सरकार ने अल्टीमेटम दिया हुआ है, 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिनों के भीतर वो अपनी सेवाओं पे वापस लौटे, नहीं तो एस्मा के तहत और जो सिविल सर्विसेज जो नियम है उसके तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो संविदा कर्मी है वो आज रैली निकालने वाले हैं और घुटनों के बल जो है वो चलने की का अल्टीमेटम दे चुके हैं। उनका कहना है कि तूता में सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे प्रदेश भर से जो संविदा कर्मी है वो इकट्ठा हुए हैं। आज महिलाएं जो है बच्चों को लेकर पहुंची हैं, परिवार के साथ लोग पहुंच रहे हैं और घुटनों के बल चलते हुए जो है वो उनका कहना है कि हम ज्ञापन देंगे और ये बात करेंगे सरकार हमसे संवाद करे। जैसे सरकार ने अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिनों के भीतर जो है वो आप नौकरी ज्वाइन करिए। इन्होंने थीम रखा है कि इन्होंने जो है बात रखी है कि 3 दिनों के भीतर जो है सरकार हमसे सीधे आमने सामने संवाद करे। तो जाहिर तौर पर इस पर जो है और उन संविदा कर्मियों का कहना है कि हमने तो सामूहिक इस्तीफा पहले से ही दे रखा है, तो अब एक औपचारिकता बची हुई है और हम नहीं लौटेंगे जब तक जो है हमारी मांग पूरी नहीं की जाती। तो देखना यह है क्योंकि जो सरकार की तरफ से कहना है कि सैलरी उनकी बढ़ाई जा चुकी है, कई टेक्निकल दिक्कतें हैं, तकनीकी दिक्कतों के चलते सीधे तौर पे जो है वो नियमितीकरण अभी नहीं किया जा सकता और लगातार सरकार इस पर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार के सहयोग से ही जो है कुछ डिपार्टमेंट है उसमें यह संभव हो सकता है। तो जाहिर तौर पर देखने वाली बात यह है कि इस मामले में अब आगे क्या होता है और क्या जो संविदा कर्मी है वो वापस लौटते हैं या फिर इस तरह का प्रदर्शन जो है जारी रहता है। आज दूसरा दिन है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रायपुर से खबर, नए मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस का दांव। फर्स्ट टाइम वोटर्स से आज संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कैंपेन का नाम है माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल। ये कैंपेन होना है। एनएसयूआई ने ये कैंपेन आयोजित किया है। कांग्रेस की जो प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, वो भी इसमें शामिल होगी। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये पूरा कार्यक्रम होगा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के लगभग 5 लाख नए वोटर और उन्हें साधने की तैयारी संवाद के जरिए। खबर बलरामपुर से, जहां एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्रों ने सड़क जाम कर दिया। हॉस्टल में भोजन पानी न मिलने से छात्र नाराज हैं। वाड्रफ नगर में राजीव गांधी चौक पर यह जाम किया गया। इस जाम के चलते अंबिकापुर बनारस मार्ग प्रभावित हुआ है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और शिक्षा अधिकारी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।